हर हर महादेव, जय गंगा मैया। अभी हम हैं यहाँ गौरीकुंड और गंगोत्री के समीप में। गौरीकुंड गंगोत्री के पास में है और यहाँ पे आज हम आए हैं स्वामी जी के पास, पूनम गिरि जी महाराज जी, जो अपने शीतकाल प्रवास के बाद वापस यहाँ पर गंगोत्री में अपनी कुटिया में आए हैं यहाँ अपने योग ध्यान के लिए। और स्वामी जी का दर्शन इस समय काफ़ी दिनों बाद मुझे हुआ है, आपको भी करा देते हैं। स्वामी जी हर हर महादेव, जय गंगा मैया। स्वामी जी फिर इस बार तो आप कुंभ में थे काफ़ी समय। हाँ, 3 महीने कुंभ में रहे। जी स्वामी जी, कुंभ का आनंद लिया। बहुत बढ़िया स्वामी जी। कुंभ के बाद फिर उत्तराखंड में आ गए। जी स्वामी जी। उत्तराखंड के बाद फिर एक बार गुजरात गए। जी। वहाँ महात्मा का प्रोग्राम था, महारुद्र यज्ञ। जी स्वामी जी। महायुद्ध में जाना पड़ा। जी। वहाँ से फिर उत्तराखंड में आ गए। बिल्कुल। उत्तराखंड एक ऐसी चीज है जी, देवभूमि फ्री का, जी, और ऐसा नेचुरल एसी लगा हुआ है। जी स्वामी जी। या मक्खी मच्छर गर्मी कुछ नहीं। जी। ऐसा यहाँ फ्रिज लगा है गंगा जी में कि पूरा ठंडा जल में नहाओ, ठंडा जल पियो। जी और स्वामी ऐसे कूलर और पंखे लगे हुए हैं यहाँ, जी। सुंदर नेचुरल। और यहाँ देवदार भोजपत्र बेड़ू पीपल इनकी सबकी जो है शुद्ध वायु, जी स्वामी जी। जो मंद मंद सुगंधित वायु बह रही है उनको। तो स्वामी जी आपका तो ये आश्रम ऐसे ही बड़ी बहुत ही अच्छी लोकेशन पे है, एक तरह से इतनी सुंदर बनाना पड़ा है ना, पेड़ों को पाला है, लोगों तो पेड़ काट के बिल्डिंग बनाई है। जी स्वामी जी। हाँ। हमें बिल्डिंग बनाने का विचार नहीं है। स्वामी जी ने बिल्कुल एज इट इज रखा है, जैसे आपके गुरुजी के समय था वैसा ही आज भी है। बना के रखना पड़ेगा। सुंदर सी कुटिया और उसी उसमें। छाती में क्या ले जाओगे? जी स्वामी जी बिल्कुल। दुनिया मरने वाली है, छाती में क्या रख के ले जाओगे? जी स्वामी जी। तो कौन से युग में ले गए? सोने की लंका थी, रावण की क्या ले गया? जी स्वामी जी, सही बात। कौरव पांडवों के कैसे कैसे महल थे उनके, जो है हस्तिनापुर में और इंद्रप्रस्थ में, जो है कुछ नहीं, सब बंजर हो गए सब। बिल्कुल स्वामी जी। इसलिए संसार में क्या भजन करना है, जी। लेकिन भूख में 2 रोटी खाना है। जी स्वामी ज्यादा खा नहीं सकते हो। जी। ज्यादा खाओगे बीमार हो जाओगे, विष हो जाएगा भोजन में, अमृत में विष बन जाएगा ज्यादा खाने से। हाँ जी। उतना ही खाया जाएगा जितना आपके पेट में आवश्यकता है। बिल्कुल स्वामी जी। बाकी कुछ ले जा नहीं सकते हो साथ में। इसलिए अपना यही नेतृत्व में अपना आनंद लेना है। जी स्वामी। और देख ही रहे हो आप दुनिया में क्या हो रहा है। जी स्वामी जी। अभी सबसे मैं आज यही चर्चा कर रहा था कि जो स्वामी जी आपने पिछले साल बात कही थी कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, लगभग हम लोगों ने देखा वही पैटर्न पे चला है। इतना जो ये लड़ाई झगड़ा और बढ़ गया ये इस साल, तो आप देख ही रहे हैं स्वामी जी हर जगह ऐसा है ना, ये भी। और लगभग विश्व युद्ध की ओर मतलब ऐसा लग रहा है कि कहीं संसार में बढ़ जाए। चालू हो चुका है ना। जी स्वामी जी। विश्व तो चालू हो चुका है। तो 2 खेमे बन गए, महाभारत काल में भी ऐसा ही था। जी स्वामी जी। 2 खेमे थे। जी बिल्कुल। एक कौरवों का, एक पांडवों का, हाँ और एक न्यूट्रल हो गया था। जी स्वामी जी। हाँ कृष्ण का साला जो रुक्मू एक अक्षरी सेना लेके आया था, जी। और उसने दुर्योधन से कहा कि तुम क्या कर रहे हो, तो मैं तुम्हारी तरफ से लड़ सकता हूँ। उन्हें कहते हैं हमें डर नहीं, हमारे पास बड़े बड़े वीर है। तो पांडवों के पास गया, उन्हें कहते हैं हमको कोई डर नहीं, हमारे पास केशव है। तो वो वापस अपनी फौज को लेकर चला गया। 56 कौरवों लोग द्वारका में तो आए ही नहीं थे लड़ाई में। और भी बहुत से अनेक राजाएं थे जो अपनी सेनाओं को लेकर उस युद्ध में नहीं आए थे। जी। तो 3 पार्टियां बनी थी। जी। अच्छा, उस समय 3 पार्टियां थी महाभारत काल के दौरान। हाँ, एक कौरवों की थी, एक पांडवों की थी, एक न्यूट्रल वाली थी। जी स्वामी जी। जो युद्ध के मैदान में थे ही नहीं। जी आज वो 3 पार्टियां हैं। बिल्कुल। जी। 3 पार्टियों में से एक रूस और चीन, कोरिया, ईरान, इसकी बन गई है। जी स्वामी जी। और एक अमेरिका और नाटो की और इजराइल की, इनकी बन गई है। जी। और एक भारत और जो कुछ निरपेक्ष देश जो अफ्रीका वाले हैं और भारत है, कुछ लोग ऐसे हैं जो ये न्यूट्रल में है। जी बिल्कुल। और ये चाह रहे हैं कि भाई कोई भी समाधान युद्ध से नहीं होता है। जी। कोई समाधान लड़ाई झगड़े से नहीं होता है। हाँ। विचार विमर्श पर बैठ के होता है। जी। और अब ये क्या है कि ये विश्व तो पहले से चालू हो चुका है। जी स्वामी जी। जबकि रूस तो हमारा बहुत बड़ा मित्र है। जी। मित्र कहो चाहे दोस्त कहो चाहे अपना भाई कहो, जी। क्योंकि उसने हमारे हर दुख और सुख में हमें सहयोग किया है, मरवाया। जी स्वामी जी। तो वही एक धोखा दिया उसने, अन्यथा उसने हमारी हमेशा ही मदद करी। आज वो 4 साल से युद्ध यूक्रेन में फंसा है और नाटो और अमेरिका ने इसको घेर रखा है। जी। ये कहावत है पुरानी, जी। अगर किसी को दुश्मनी का बदला लेना हो, हाँ। तो उसके बच्चों में बुरी आदतें डाल दो। जी।
दारू पीने की, गांजा भांग पीने की, अफीम खाने की, जी तो खुद अपने गांठ के पैसे दे दे करके उसको बिगाड़ दो। उसके बाद उसको पैसा देना बंद कर दो, जी उसको लत लग चुकी है। और वो जब नहीं मिलेगा तो घर से चोरी कर करके ले जाएगा, जी घर का अनाज बेचेगा, कपड़ा बेचेगा, जेवर बेचेगा और लत लफड़ा लगा रहेगा जी और वो घर बर्बाद हो जाएगा। ये राजनीति का कूटनीति है। हाँ अगर जी स्वामी जी देखो ऐसा होता है कि अगर किसी को शत्रुता का बदला लेना है तो उसके बच्चों में गलत आदतें डाल दो, जी स्वामी जी गांजा भांग की, अफीम की, दारू की, जी अपने गांठ के पैसे दे दे करके उसको पिलाओ और कुछ दिनों के बाद वो पीना सीख जाए ढंग से तो उसको पैसा देना बंद कर दो। जी वो फिर अपने घर में चोरी करेगा, अपना जेवर चुराएगा, कपड़ा चुराएगा, अनाज चुराएगा और वो घर को बर्बाद कर देगा। जी तो इसी प्रकार से एक राजनीतिक कूटनीति होती है जो शत्रुता की। अगर किसी से शत्रुता का बदला लेना है तो उसको कमजोर करो। कमजोर करने के लिए जो शत्रु का शत्रु होता है वो अपना मित्र होता है। जी शत्रु के शत्रु को मित्र माना जाता है। जी तो देखा कि इसका ये शत्रु है, उन्हें कमजोर है, इसे लड़ तो सकता नहीं, तो उसको सहायता दो, उसको घातक हथियार दे दो, उसको पैसा दे दो, उनको सहयोग दे दो, कुछ सेनाएं दे दो और उस सेनाओं को कपड़े भागे पहरा दो। ऐसे करके वो उसके शत्रुता में उसके साथ युद्ध होगा और उसकी सारी पावर जो नष्ट हो जाएगी, क्षीण हो जाएगी, उसके बाद उस पर हमला करो, ताकि जो कमजोर हो चुका है, कमजोर होने के बाद हमला करोगे तो तुम पीछे हो जाओगे, पूरा हड़प लोगे उसको, और जो आपने फ्री में हथियार दिए थे वो भी आपके वसूल हो जाएंगे। इसी प्रकार से आज दुनिया में यही हो रहा है, जिसमें रूस हमारा एक बहुत बड़ा मित्र था, जी हमेशा हमारा सहयोग किया। अमेरिका में धोखेबाजता दिखाई हमेशा। पहले गेहूं के लिए हमको बुलाया, लाल बहादुर शास्त्री गेहूं लेने गया, हमारे यहाँ अनाज कम था, भूख लगी, लगा अगर हम तुमको गेहूं नहीं दो तो भूखे मर जाओगे। तो लाल बहादुर शास्त्री खाली आता है, गेहूं नहीं लाया और आते कहा सोमवार का व्रत करो, वहाँ से अनाज नहीं मिला है। तो आज हमारा देश लाल बहादुर शास्त्री की देन जो हम संपन्न हो गए अन्न में, और हम विदेशों को अन्न दे रहे हैं। हमारे यहाँ फ्री अन्न बांटा जा रहा है राशन कार्ड सरकार की तरफ से कि लो भाई खाओ, तो वो दे देगा। ऐसी जो सोच है व्यक्ति की, इसी प्रकार से दूसरे में कभी धोखा नहीं दिया, हमेशा मदद करी हर काल में, हर परिस्थिति में। एक जगह उसने मतलब धोखा किया, लाल बहादुर शास्त्री को ताशकंद में मरवाया, उससे भयभीत हो गए ये लोग सब, पूरी दुनिया वाले। ये व्यक्ति अगर जिंदा रहा और भारत की बागडोर इसके हाथ में रही तो ये सुपर पावर का भी सुपर पावर बन जाएगा, और बन जाता। इनको तो ऐसे चाहिए जो इनकी गुलामी करते रहे, इनके पैसा चाटते रहे तलवे और हाजी करते रहे। तो इसी हिसाब से जो है वो हमारा मित्र था, लेकिन आज वो एक बहुत बड़ी गलती करके फंस बैठा है, क्योंकि यूक्रेन तो उसी का भाई था ना। जी सर, यूक्रेन उसी का पार्ट था, कभी वो भाई था उसका। जी आज एक दूसरे की रिश्तेदारी है, उस पर आक्रमण न करके, उसे दोस्ती करके, मित्रता करके, प्यार से उसको अपने साथ मिलाता और मिला करके उसके दुख सुख में अपने भागी बनता। तो आज ये स्थिति अगर 4 साल हो गया उसको, रूस एक सुपर पावर था। अभी कितना कमजोर हो गया? नहीं, रूस सुपर पावर था। कोरिया से हथियार लेना पड़ रहा है, सेना मंगवानी पड़ रही है, ईरान से हथियार लेना, जो ईरान कुछ भी नहीं है, उससे हथियार लेना पड़ रहा है, चाइना से हथियार लेना पड़ रहा है। और चाइना एक धोखेबाज देश है, तो चाहता है कि रूस और अमेरिका पिट जाए तो मैं सुपर पावर बन जाऊँ। सुपर पावर तो एक ही रहेगा, रूस और चीन दोनों कठेरे में, तो दोनों एक साथ सुपर पावर नहीं बन सकते हैं। तो चाइना चाहता है कि रूस को पिटवा दो, रूस की समझ रहा है इस बात को। अब रूस को चाहिए था, जो मोदी ने कहा था कि भाई युद्ध का समय नहीं है, वार्तालाप करो, विकास का समय है, तो अगर उस बात को मान के और उस बात पर चल देता है। अब ये स्थिति बहुत बिगड़ गई। अब यूक्रेन में पीछे हटने वाला नहीं, जब तक पूरा मरेगा नहीं, और रूस पीछे हटता उसकी बदनामी है। इस हिसाब से जो है ये फंस गया है। अब ये क्या करता है, इजराइल को दे रहा है, ईरान को दे रहा हथियार, और कह रहा है कि परमाणु बम मिल जाए उसको बड़े बनाए। तो ईरान को दे सकते हैं तो कोई यूक्रेन को भी परमाणु बम बनाए दे सकते हैं, फिर क्या होगा? कोई ताइवान को भी परमाणु बम बनाए दे सकते हैं, कोई जापान को भी दे सकते हैं, तो दक्षिण कोरिया को भी दे सकते हैं बड़े बनाए परमाणु बम। हर देश को कोई भी दे सकता है परमाणु बम। जब अगर ईरान को कोई बड़े बनाए परमाणु बम दे सकता है तो फिर सभी दुनिया में कोई किसी को भी दिलवा सकता है। उससे क्या होगा? एक महाविनाश होगा। और ये तृतीय विश्व युद्ध चालू हो चुका है, धोखे में बन चुके हैं, जबकि ईरान का आतंकवाद फैला रहा है। क्यों हमास वालों ने इजराइल पर हमला किया?
क्यों बच्चे महिलाओं का अपहरण करके उनके साथ व्यवहार किया? क्या वो सबको अच्छा लगता है? क्या रूस या चीन के साथ ऐसा व्यवहार हो तो क्या अच्छा लगेगा? क्या अमेरिका को ऐसा व्यवहार हो तो अच्छा लगेगा? क्या ईरान के साथ ही ऐसा किया जाए, बाकी बच्चों और महिलाओं पर व्यवहार करके उनका अपहरण किया जाए, तो क्या उसको अच्छा लगेगा? व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि अपने को अच्छा लगे, जी वैसा ही व्यवहार दूसरे के साथ होना चाहिए। अब क्या हो चुका है कि ये परमाणु बमों की नौबत आ चुकी है। अगर ईरान परमाणु बम बनाता है तो आतंकवादी इसके जो गठबंधन है, हमास है, चाहे हिजबुल्ला है, चाहे हुती है, हाँ तो यही चीज है ना कि जब जैसे कि परमाणु बम बना रखे हैं, क्यों बनाया है? जी विनाश के लिए। हाँ अगर ईरान परमाणु बम बनाता है तो उसके कई ऐसे आतंकवादी गुट है, जी चाहे हमास हो, चाहे हिजबुल्ला हो, चाहे हुती हो, चाहे दूसरे कई है, जी उनको दे सकता है। हाँ। और देने के बाद वो इजराइल पर हमला करवाकर इजराइल नष्ट हो जाएगा। जी तो इजराइल भी चाहता है अपनी रक्षा करने के लिए। जी जैसे रूस कह रहा कि नाटो मेरे पास में नहीं आए, मुझे खतरा है इनसे, जी सर। तो सब यही चाहते हैं कि हमारे पास खतरा ना हो। जी सर। अगर मान लो रूस कह रहा कि ईरान को कोई बना बनाया परमाणु बम दे सकता है, हाँ तो फिर तो बना बनाया परमाणु बम कोई किसी को भी दे सकता है। यूक्रेन को भी दे सकता है कोई परमाणु बम, फिर तो जो ताइवान को भी दे सकता है, जापान को भी दे सकता है, दक्षिण कोरिया को भी मिल सकता है परमाणु बम, फिर तो कोई भी दे सकता है। उनसे होगा क्या? वो जो परमाणु बमों का प्रहार होगा वो फूटेंगे, उनसे ऐसा जहर निकलेगा, रेडिएशन, कि पूरी वायुमंडल में फैलेगा। अच्छा। और हवा के साथ वो फैलेगा, जिधर जाएगा, जहाँ गिरेगा वहाँ तो जल्दी चलो तहस नहस हो गए, लेकिन जहाँ हवा के साथ गया वहाँ तो काफ़ी बीमारियाँ फैलेंगी कई प्रकार की। और उसका जो धूल और धुआं का गुब्बार उठेगा आकाश में, जो अधिक परमाणु बम जब फूट जाएंगे तो इसका धूल और धुआं का गुब्बार उठेगा कि वायुमंडल को जो है पूरा एक परत बन जाएगा। वो परत बन जाएगा, सूर्य का प्रकाश को रोक दिया जाएगा, पृथ्वी पर नहीं आने दिया जाएगा। और जब सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा कि पेड़ पौधा भोजन सूर्य से बनाते हैं, और जब पेड़ पौधा जो भोजन नहीं बनेगा, ये पेड़ पौधे भोजन नहीं बनाएंगे तो मर जाएंगे। और ये मर जाएंगे तो जो हमारे जो ऑक्सीजन का जो प्लांट है प्राकृतिक, वो नष्ट हो जाएगा। जब ऑक्सीजन नहीं बनेगी तो जो देहधारी लोग सांस लेने वाले हैं, ये कोई जीवित नहीं रह सकता। जैसे डायनासोर नाम की प्रजाति लुप्त हो गई, दूसरे काल में भी ऐसा ही हुआ था। अच्छा। क्योंकि जो है कोई ऐसी घटना घटी थी जिसे कारण हुआ। अब पृथ्वी तो खोखली कर दी, तेल निकाल दिया, गैस निकाल दिया, लोहा, तांबा, पीतल, कोयला, सोना, चांदी, गोला, बारूद। अब इसके ऊपर परमाणु बम बना दी, बड़ी भारी मिसाइलें जो कितना बड़ा आघात करेंगी, जो कई हजारों किलोमीटर दूर दौड़ के जाएगी, तो पृथ्वी फट सकती है। लावा बाहर आएगा और बाहर का पृथ्वी अंदर को जाएगा। तो सब कुल मिला के क्या कि महाविनाश की तरफ चल पड़े। जबकि पहले के लोगों को ज्ञान था, लेकिन उन्होंने इस प्रकार का तकनीक नहीं लगाया ताकि जो है ये लोग ऐसा हो, इस पृथ्वी का ऐसा विनाश करें। जो प्रलय होती है, महाप्रलय होती है, पृथ्वी रसातल में जाती है या पृथ्वी सूर्य में जाके टकरा जाती है, ये परमात्मा नहीं करता, मनुष्य करता है। पृथ्वी 23.5 डिग्री के अनुस्पर है, 66.5 डिग्री कोण बनाती है और अपनी डिग्री में घूम रही है। अगर ये युद्ध में ब्लास्ट होंगे बड़े बड़े परमाणु बमों के, और उसकी ध्वनि से कहीं पृथ्वी कांप उठी, अंदर खोखली है, तेल निकाला, गैस हो जगह खाली है, खोखली है, तो जब कंपाइट होगा तो कहीं 23 डिग्री पे आ गई पृथ्वी तो क्या होगा? 24 डिग्री पे चलेगी तो क्या होगा? या पृथ्वी कहीं शनि की ग्रह की तरफ चलेगी लुढ़कती हुई, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि हिरण्यकश्यप नाम का शासक था और पृथ्वी को रसातल में ले गया। फिर उसने इस प्रकार की तकनीक लगाई साइंस की, तो पृथ्वी का बैलेंस बिगाड़ दिया। अगर ये सूर्य को लुढ़क गई तो जो है टकराती दौड़ती सूर्य पर चली जाएगी। कि पृथ्वी में 3 ही प्रकार का भार है, ठोस, द्रव्य और गैस। और ये सारे सौर मंडल के ग्रह एक गुरुत्वाकर्षण बल पर खिंचाव पर रुके हुए हैं और अपनी अपनी दूरी पर घूम रहे हैं। किसी ग्रह का पैनल से नहीं निकाला, पृथ्वी से तेल जलाकर योजन पर भेज दिया, गैस जला के योजन पर भेज दिया, और चुंबक, लोहा, तांबा इत्यादि के ग्रह और उपग्रह सैटेलाइटें बना के कुछ अंतरिक्ष पर कुछ अन्य ग्रहों पर भेज दिया। इसकी पावर क्षीण हो चुकी है और इस पर जब विस्फोट होगा तो कपतमान होगी। अब किधर को लुढ़कती है ये तो परमपिता परमात्मा ही जाने। लेकिन हाँ, सब कुल मिला के है कि पूरी पृथ्वी संकट में है। अब देखिए भारत में जो संकट है,
अच्छा, इस समय समझ जी आपको भारत पे भी लग रहा है लग रहा है, क्योंकि शनि मीन राशि में आने में जी। भारत में संकट के आसार जी। संभावना बढ़ रही है। क्यों पहले पाकिस्तान से अटैक हुआ हाँ और पाकिस्तान को चीन ने कहा पीछे हट जा, युद्ध विराम कर, तू मारा जाएगा इस समय। अब उसको चीन हथियार दे रहा है, तुर्की हथियार दे रहा है, और भी कई देशों से मुसलमान कंट्रोल से हथियार जमा कर रहा है, चुपके रात और दिन वहाँ हथियार भरे जा रहे हैं और घातक हथियार दिए जा रहे हैं उसको। चाइना चाहता है कि पाकिस्तान और भारत को भी इस बार में संकट दिखाई दे रहा है ना। जी सर जी। कि पहले भारत पाकिस्तान से युद्ध हुआ 3-4 दिन का, बिल्कुल। पाकिस्तान ने क्यों युद्ध विराम कर दिया अचानक, जी। इसलिए किया उसके बाद हथियार नीचे इन्हें कहा मार खा जाएगा, युद्ध विराम कर। हाँ अब उसको ये मुसलमान कंट्री और चाइना उसको घातक हथियार दे रहे हैं। जी सर जी। अभी हमने ईरान और इजराइल के युद्ध में क्या देखा, जी सर जी। ईरान ने मिसाइल मारी है तो इजराइल के डिफेंस सिस्टम से फेल हो गया हाँ और बड़ा बड़ा नुकसान हुआ। जी। इसलिए इन चीजों को देखते हुए भारत को जी रूस हथियार दे नहीं सकता, वो खुद युद्धों में फंसा हुआ है। जी सर जी। इजराइल दे नहीं सकता, अमेरिका तो थकवा जाओ देगा तो टुकड़ा टुकड़ा लूटेगा, कबाड़ मार देगा। जी सर। यूरोप दे नहीं सकता है। इसलिए स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। भारत को सबसे पहले अपनी रडार और डिफेंस सिस्टम तैयार करना होगा जो सुपरसोनिक मिसाइलों को भी रोके, और जहाज मिसाइल ड्रोन सबको मार के गिराए। और एक नहीं, अगर मानो तुम्हारी मिसाइल कम पड़ गई फिर कहाँ से लाओगे। जी। इसलिए उन लाखों करोड़ों की संख्या में होनी चाहिए। जी। उसके लिए पैसा चाहिए, जी। पैसा कागज का है। इसलिए एक स्वास्थ्य विभाग को, एक शिक्षा विभाग को छोड़कर जी। सारे विकास कार्य रोक दो। और बने खाली ये ठेकेदारों का पेट कमीशन भरने के लिए स्कीमें लगा रहे हैं। बहुत ही अच्छी सोच सर जी। सारी बिजली विभाग का जो लाइन बिछी है वो हो गया कुछ नहीं, सारा डिपार्टमेंट को देश की सुरक्षा में लगा दो। जी। खाली स्वास्थ्य विभाग का पैसा मत कम करो, उसका बजट उतना ही दो। शिक्षा विभाग का बजट कम मत करो, लेकिन सारे बजट कम कर दो, आधे कर दो। और भारत की जो GDP है जी। उसका 50% जो शिक्षा विभाग में लगा दो। 2-5% से नहीं होगा काम। जी। और रूस से जैसे अपने S-400 ली, 5 बैटरी जब आता हुआ था, 3 ही आई, 2 नहीं आई अभी तक। आज 7 साल हो गया है, वो फंसा पड़ा युद्ध में। और उससे लो, उसको बोलो कि तुम भारत में फैक्ट्री लगाओ, जी। तुम्हें भी आवश्यकता पड़े तो तुमको भी हम देंगे। जी सर। और सुपरसोनिक मिसाइलों की तकनीक लो, जी। कुछ ऐसे विमान भी लो जो यहाँ बने, जी सर। जो सुपरसोनिक तकनीक के हों। नहीं तो भारत को कोई मदद करने वाला नहीं, न रूस करेगा, न यूरोप कंट्री करेगा। भारत को चीन और ये मुसलमान देश मिलकर के, आतंकवादी देश मिलकर के आज इजराइल को परेशान कर रहे हैं। सारे आतंकवाद, हमास, हिजबुल्लाह, हुती सबके आतंकवादी लोग हैं सब। तो जी सर जी। चाहिए कि इन माहौल को देखते हुए हाँ GDP का 50% जो सुरक्षा कारणों में लगा दो देश के लिए। खाली सुरक्षा है। स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग का बजट कम मत करो। जी। बाकी 75% सारे विभागों के बजट जो है सुरक्षा में लगा दो। जी। बाकी सब हो रखा, रोडें बनी है, बिजली बनी है, पानी लाए, नहरें सब बनी है। 2 साल 1 साल के लिए रोक दो, जी सर जी। फिर लगाओ। देश की सुरक्षा तो हो। अगर देश सुरक्षित होगा तो क्या बिल्डिंग रहेंगे, क्या रोड रहेंगे, क्या रेलवे गाड़ियां बसें चलेंगे तुम्हारी। आज देख लो सब जगह तहसील सोने जहाँ मिसाइलें गिर रही है। इससे पहले सबसे पहले देश को सुरक्षित करो। उत्तर कोरिया वाला किम जोंग, उससे में एक शिक्षा अच्छी मिली, जो देश के खिलाफ चले जाए या देश के बारे में जिसकी चिंता नहीं है उसको तोपों से उड़ा दो। सर्वोपरि देश, अगर देश में लड़ाई लग गई तो सरकार ही नहीं बनेगी, विपक्ष भी बनेगा। जी। पाकिस्तान से लड़ाई लगेगी तो मुसलमान ही नहीं, हिंदू नहीं मरेगा, मुसलमान ही मरेगा। फिर मुसलमान पाकिस्तान का गुण क्यों गाते हो। इस देश का नमक खाते हो, इस देश की वफादारी करो, तो क्यों वहां का गुण गाते हो। गाते हो तो तुम वहीं चले जाओ। इसीलिए मेरी तो अनुरोध है जनता से, बुद्धिमानी लोगों से, सरकार से बोले सारे विकास काम रोके। या भ्रष्टाचार है, कमीशन 35% चल रहा है, ये कमीशन को रोक ले। जी सर। और रोक करके सारा स्वास्थ्य विभाग में छोड़ करके और शिक्षा विभाग में छोड़ करके सारे सुरक्षा में लगा दो। और वो सुरक्षा लगाओ दुश्मन पर अटैक करने वाली मिसाइल है सुपरसोनिक गति की, और उन सुपरसोनिक गति की मिसाइल रोके, ड्रोन को रोकने वाली डिफरेंस सिस्टम और रडार सिस्टम हमारे पास पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। तब हमारा देश सुरक्षित रहेगा। और हम कंधे से कंधा मिला के देश के लिए तो खड़े हैं। अगर ये राजनीति बातें बाद में लड़ो आपस में, जब देश में शांति तो लड़ते रहो तुम लोग। कभी तुम सत्ता में आओ, कभी तुम सत्ता में आओ, कभी स्वर्ग में देवता लोग राज करते हैं तो कभी देवताओं को भगा के दैत्य राज करते हैं। ऐसे यहाँ भी करते रहो। यहाँ देश की बात आएगी,
देश के तो हम भी कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं और लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। सारी जनता से अनुरोध है कि देश के बारे में सोचो। जी जय जय हो।